दोस्तों नमस्कार। ये सवाल पहली बार है कि हिंदुत्व के आसरे सिर्फ हिंदुत्व के साथ चलने की बात कहीं नहीं जा सकती है और हिंदुत्व शब्द के आसरे हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना रखी नहीं जा सकती है। आपको कहीं ना कहीं यह सोचना होगा कि हिंदू समाज के भीतर जो आर्थिक जरूरतें हैं यानी इकोनॉमिक एस्पिरेशंस हैं उसको पूरा कौन करेगा। यानी हिंदुत्व के साथ इस देश की इकोनॉमी और इकोनॉमी के साथ इस देश में आम लोगों की जरूरतें, क्या इन्हें जोड़ा जा सकता है? यह सवाल हाल के दिनों में संघ के भीतर क्यों बड़ा हो चला है, और ना सिर्फ बड़ा हो चला है बल्कि सवाल यह भी है कि जिस अयोध्या आंदोलन ने पूरे संघ परिवार और बीजेपी को एकजुट कर दिया था, वही अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बावजूद बीजेपी के भीतर हिंदुत्व को लेकर सवाल क्यों उठ रहे हैं और बीजेपी जातीय राजनीति के आसरे चुनाव जीतने की राह क्यों बनाना चाहती है। इतना ही नहीं, संघ परिवार के भीतर भी जातीय समीकरणों के आसरे जो अलग अलग जिलों में संघ के स्वयंसेवकों की नियुक्ति होती है, वो प्रांत के स्तर पर हो या जिला के स्तर पर हो, वहां पर भी जातीय समीकरण एक झटके में 2021 के बाद क्यों समा गए और जो पुरानी विचारधारा थी वो धीरे धीरे सत्ता की खातिर अगर हाशिए पर चलती चली गई, तो अब नया सवाल यह है क्या मौजूदा वक्त में जिस रास्ते पर बीजेपी चल रही है वो रास्ता सत्ता में बनाए रखेगा, संघ की साख को बरकरार रखेगा, या राजनीतिक तौर पर यह कमजोरी आने वाले वक्त में सत्ता से बाहर बीजेपी को कर देगी और संघ की साख को खत्म कर देगी। शायद यही वो सवाल हैं जो इस दौर में सबसे मौजू हैं संघ के लिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए। और जो ये समझते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है, वो भूल करते हैं। दरअसल राजनीतिक तौर पर जितनी सक्रियता आरएसएस के भीतर समाई हुई है, उसी का परिणाम है कि आरएसएस के प्रचारक जो हर हफ्ते घूमते फिरते हुए शाखाओं को एकजुट करते हैं और प्रचारक जिन बातों का जिक्र करते हैं, वही बातें और वही मुद्दे धीरे धीरे राष्ट्रीय राजनीति में छा जाते हैं। प्रचारक अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, प्रचारक नरेंद्र मोदी भी रहे, प्रचारक गोविंदाचार्य भी रहे। लेकिन अगर आप इनकी राजनीतिक परिस्थितियों को समझें और राजनीतिक धारा को पकड़ने की कोशिश करें, तो संघ ने जिस राजनीतिक शुद्धिकरण का पाठ अपने साथ रहते हुए पढ़ाया, या प्रचारक के बाद जब इनकी एंट्री बीजेपी के भीतर हुई, तो ये जिस धारा को साथ लेकर चलते रहे, उसमें संघ की महत्ता लगातार बरकरार रही। लेकिन पहली बार यह सवाल संघ के भीतर बड़ा हो चला है, क्या अब बीजेपी के नए अध्यक्ष को सिर्फ एक अध्यक्ष के तौर पर देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, या संघ अब यह चाहता है कि बीजेपी का नया अध्यक्ष हिंदुत्व के दायरे में हो, यानी उसके जरिए राष्ट्रीय पहचान एक झटके में बीजेपी को हिंदुत्व के आश्रय मिल जाए और उसके साथ बीजेपी के संगठन को मथने की जरूरत है जो बीते 10 वर्षों से मथा नहीं गया है। और वो दिल्ली के इशारे पर संगठन को मथने की कोशिश जब जब हुई, वहां वहां वही लोग बैठते चले गए जिसे दिल्ली ने चाहा, यानी प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह, जो एक वक्त बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे। यानी सत्ता के इर्द गिर्द संगठन को मथा गया। सत्ता के इर्द गिर्द संगठन को मथने के दौरान आरएसएस से निकले हुए प्रचारक भी अपनी राजनीतिक धारा को छोड़कर दिल्ली के अनुकूल राजनीतिक धारा को पकड़ने में लग गए। क्या उसे बदलने का वक्त आ गया है? दो बड़े घटनाक्रम से बात की आज शुरुआत की जाए। पहली घटना तो यही है कि दशहरा के अगले दिन यानी पिछले रविवार सर संचालक मोहन भागवत ने बाकायदा निमंत्रण देकर बुलाया प्रवीण तोगड़िया को। प्रवीण तोगड़िया जिनकी पहचान विश्व हिंदू परिषद से है, जिनकी पहचान विश्व हिंदू परिषद के विस्तार और उसके राजनीतिकरण के साथ साथ एक वक्त आरएसएस से ज्यादा सदस्य विश्व हिंदू परिषद में शामिल होना चाहते थे। तब अशोक सिंघल जी भी मौजूद थे, वो जीवित थे।
और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अध्यक्ष की भूमिका में खुद प्रवीण तोगड़िया की मौजूदगी भी रही। लेकिन दिल्ली ने चाहा या कहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाहा, गुजरात में जो चीजें छोड़कर आए थे अब उसे अलग हो जाना चाहिए, तो फिर विश्व हिंदू परिषद से बाहर का रास्ता प्रवीण तोगड़िया को दिखा दिया गया। यानी प्रधानमंत्री मोदी चाहते थे, प्रवीण तोगड़िया बाहर हो गए। तो क्या इस वक्त प्रधानमंत्री चाहते थे जो प्रवीण तोगड़िया को बाकायदा सरसंघचालक ने निमंत्रण दिया कि आइए जरा बातचीत करेंगे, और उनके सामने दो सवाल सबसे बड़े थे जो इस बातचीत में निकल कर भी आए। पहला सवाल तो यही था कि हिंदुत्व अब शायद यह राजनीतिक सत्ता तक पहुंचा पाने वाला हथियार नहीं है, और दूसरा सवाल यह इसलिए हथियार नहीं है क्योंकि इस दौर में जातीय समीकरण जो अलग अलग राजनीतिक दलों ने अपनाए, और उन सबसे हटकर राहुल गांधी जिस राजनीतिक रास्ते को जाति जनगणना और जातीय समीकरण के आश्रय लेकर चल पड़े, उसमें लोगों की जरूरतों से जुड़े हुए मुद्दे थे। यानी उनकी कमाई क्या है, उनकी आर्थिक परिस्थितियां क्या है, उस पर बहुत ज्यादा जोर देने की कोशिश राहुल गांधी लगातार करते चले गए, और राजनीतिक तौर पर अलग अलग राज्यों में जातीय समीकरण धीरे धीरे संविधान और बाबा साहब अंबेडकर और इस देश के दलित समाज उसके भीतर समाते चले गए, और एक नया वोट बैंक संविधान के नाम पर इस देश में कांग्रेस के अनुकूल और कांग्रेस से होते हुए इंडिया गठबंधन के अनुकूल बनकर खड़ा हो गया। और इन्हीं परिस्थितियों के दायरे में अगर आज की तारीख में महाराष्ट्र के चुनाव को आप परखना शुरू करें, या झारखंड के चुनाव में जो लिस्ट जारी की गई उसको भी परखें, तो जहां जहां हिंदू वोट बैंक मायने कल तक रखता था, उस हिंदू वोट बैंक में अब जातीय समीकरणों का बोध हर किसी को होने लगा है। इसीलिए बीजेपी के भीतर एक घबराहट भी है कि राजनीतिक तौर पर हिंदुत्व के आश्रय तो साध सकते हैं, और खुले तौर पर बीजेपी यह कहती भी रही कि हम एक हिंदूवादी पार्टी हैं, लेकिन अब यह कहने की हिम्मत नहीं आ पा रही है क्योंकि अलग जातियों को अलग अलग तरीके से साधना है। तो पहला सवाल था कि प्रवीण तोगड़िया के साथ यह बातचीत सिर्फ बातचीत के तौर पर थी, इसलिए क्योंकि प्रवीण तोगड़िया ने इस दौर में जो अपनी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद बनाई, अपनी मजदूर परिषद बनाई, अपनी किसान परिषद बनाई, अपनी छात्र परिषद बनाई, अपनी महिला परिषद बनाई, उसके जरिए उसने जैसे पॉलिटिकल पार्टीज में होता है कि बीजेपी के वोट बैंक में कौन सेंध लगा रहा है, ठीक इसी तरीके से आरएसएस की विचारधारा में आरएसएस के संगठन विश्व हिंदू परिषद से निकले प्रवीण तोगड़िया ने देश भर में सेंध लगाने की शुरुआत कर दी। जरा कल्पना कीजिए 5000 गांवों में हनुमान चालीसा हो रहा है, और यह कौन करा रहा है? यह अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद करा रही है। यह किसकी है? यह प्रवीण तोगड़िया की है। असम के भीतर छात्र चुनाव में एवीपी से आगे कौन खड़ा है? छात्र परिषद खड़ी है जो प्रवीण तोगड़िया की है। और शायद यह वो अध्ययन था आरएसएस के भीतर जहां उसे दो बातें समझ में आ गई। पहली बात तो राहुल गांधी ने जो आर्थिक पक्ष को उभारा, अब पहला सवाल संघ के भीतर यह समा चुका है कि वही बीजेपी का अध्यक्ष हो जिसकी समझ इतनी पैनी हो कि वह एक तरफ हिंदुत्व का चोगा भी रखे और दूसरी तरफ इस देश में हिंदुत्व की आर्थिक एस्पिरेशंस को, इकोनॉमिक एस्पिरेशंस को पूरा करने की दृष्टि से भी सही तरीके से उभर जाए। तो अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ अध्यक्ष नहीं हो जैसा दिल्ली चाहती है, और उसमें एक नाम आप कह सकते हैं महाराष्ट्र चुनाव के बाद देवेंद्र फडणवीस, अगर महाराष्ट्र में चीजें बिगड़ जाती हैं तो देवेंद्र फडणवीस एक अच्छा नाम है, उनको लाया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ उनके जरिए हिंदुत्व की जो पूरी धारा है वो धारा निकल कर नहीं आती है। वो धारा योगी आदित्यनाथ के जरिए आ सकती है, वो धारा क्या प्रवीण तोगड़िया के जरिए आ सकती है, और संगठन को संभालने को लेकर वो धारा क्या संजय जोशी के जरिए आ सकती है। लेकिन यहां सिर्फ संगठन संभालने का नहीं, एक चेहरे की जरूरत है, एक ऐसा चेहरा जिसके आने के बाद वो जो आरएसएस की पूरी पारंपरिक राजनीति थी
वह एक झटके में एकजुट हो जाए और उसके भीतर का करंट इस देश की सियासत को उस तरीके से हिलाने लग जाए जहां पर मोदी सरकार की मौजूदगी अभी तक लाभार्थियों के साथ जुड़ी थी और लाभार्थी में हिंदू मुस्लिम नहीं देखा जाता है, इसका जिक्र बार बार प्रधानमंत्री मोदी ने खूब किया है। लेकिन लाभार्थी शब्द शायद हिंदुओं के इकोनॉमिक एस्पिरेशन को कैसे पूरा करेगा या इसको कैसे मिलाएगा, यह बात गायब है। इसीलिए यह सवाल पहली बार खड़ा है कि अध्यक्ष तो वही होना चाहिए जिसकी पहचान हिंदुत्व के साथ सीधे तौर पर उस व्यक्ति के उस पद पर आते ही हो जाए। दो ही नाम शुरू में सामने हैं, योगी आदित्यनाथ और एक झटके में प्रवीण तोगड़िया की वापसी। लेकिन अब अगला रास्ता उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से जातिगत राजनीति को साधते हुए राहुल गांधी ने कल ही झारखंड में संविधान और न्याय बचाओ का जिस सेमिनार के भीतर वो बोल रहे थे, वहां उन्होंने सीधे तौर पर यह बात कही कि दरअसल संविधान के सामने मनुस्मृति है। तो इसके विरोध में कौन सी किताब है? मनुस्मृति। ये जो लड़ाई चल रही है, और आपको ये गहराई से समझना होगा, ये लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन और मनुस्मृति के बीच में लड़ाई चल रही है। और ये नई लड़ाई नहीं है, ये हजारों सालों से लड़ाई चल रही है। मनुस्मृति को लेकर संघ परिवार के भीतर या जनसंघ या बीजेपी के भीतर कोई चर्चा ऐसा नहीं है कि कभी की नहीं गई, हमेशा की जाती है। और राहुल गांधी ने गलत भी नहीं कहा। और वामपंथियों के दौर की राजनीति को अगर आप परखना शुरू करेंगे, जिस दौर में उनका राजनीतिक प्रभाव ज्यादा था, अब तो सुपड़ा साफ हो गया, उस दौर में वो लगातार कहते थे कि मनुस्मृति को संघ चाहता है इस देश के संविधान की जगह वो लाकर खड़ा कर दे, यानी उसको स्थापित कर दे। उसी मनुस्मृति का जिक्र राहुल गांधी कल कर गए। और यहीं से अगला सवाल भी निकला कि हिंदू समाज के भीतर हिंदुओं के आर्थिक पक्ष को भी परखने की जरूरत क्या होनी नहीं चाहिए? हेडगेवार और गोलवलकर के दौर में या उसके बाद अगर आप तमाम परिस्थितियों को देखते चले जाइए तो आपको कई शहर महाराष्ट्र के भीतर ऐसे मिलेंगे जिन शहरों में आज भी जो लोग संघ से जुड़े हुए हैं वो पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। और उस परिवार का कोई बच्चा अगर 10वीं पास है, 12वीं पास है, उसको भी रोजगार मिल जाता है, क्योंकि संघ ने अपने अलग अलग संगठनों को इस तरीके से बनाया और खड़ा किया है कि रोजगार का संकट किसी भी संघ से जुड़े हुए परिवारों के भीतर ना आए। तो एक लिहाज से उनके आर्थिक पक्ष को मजबूती मिलती है या उस तरफ से वो बेपरवाह हो जाते हैं और वो संघ के साथ जुड़ जाते हैं। और इसमें बड़ी तादाद में महाराष्ट्र के भीतर, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, कोऑपरेटिव बैंक्स हो या कई दूसरे दफ्तर हो, उन दफ्तरों में लगाने करने की पूरी प्रक्रिया जो है संघ परिवार के भीतर चलती रहती है। लेकिन चौंका तो तब संघ जब जिस इलाके में संघ का हेडक्वार्टर है, महाल के इलाके में, इस बार वहां पर पिछली बार की तुलना में कम वोट उनके अपने उम्मीदवार नितिन गडकरी को कम वोट मिले। और ध्यान दीजिए, जब इन बात का हम जिक्र आपसे कर रहे हैं तो आज ही महाराष्ट्र की सूची जारी हुई है। महाराष्ट्र की सूची में इस बात का जिक्र है कि देवेंद्र फडणवीस पिछली बार जहां से चुनाव लड़े थे, दक्षिण पश्चिम नागपुर से, वहीं से वो चुनाव लड़ेंगे। जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है बावनकुले, वो कामठी से चुनाव लड़ेंगे। कामठी वही जगह है जहां से संजय जोशी आते हैं, नागपुर से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है ये। पिछली बार उनको टिकट नहीं दिया गया था, इस बार दे दिया गया। जो टिकटों का पूरा वितरण है उसमें अशोक चौहान की बेटी शीजिया चौहान जो है वो भोकर से चुनाव लड़ेंगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे के बेटे जो हैं संतोष, वह भोकदरन से चुनाव लड़ेंगे। कोलाबा से राहुल नार्वेकर चुनाव लड़ेंगे। नितेश राणे कंकावती से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इसके भीतर का मैसेज यह है कि कोई रिस्क लेने को बीजेपी तैयार नहीं है। और संघ ने भी इस बात की चेतावनी दे डाली है कि दरअसल
पिछले 3-4 चुनाव से या जब से शिवसेना के साथ है, तो शिवसेना और बीजेपी की पहचान जो रही है वो हिंदू वोट बैंक की रही है। और उस हिंदू वोट बैंक के भीतर अगर जातीय समीकरण सामने आकर खड़ा हो जाएगा तो आपको सोचना होगा। इसीलिए जो 99 सीट का ऐलान किया गया और इसके बाद 52-55 सीटों का ऐलान और होना है, उसमें उन सीटों पर ध्यान है जहां पर जातीय समीकरण मायने रखते होंगे और हिंदुत्व को क्या आर्थिक पक्ष के साथ जोड़ा जा सकता है। इसीलिए 10 दिनों का प्रवास मथुरा में सरसंघ चालक का है। दशहरा के बाद दीपावली से पहले 28 तारीख तक वो मथुरा में इस दौर में कार्यकारी मंडल की बैठक भी होगी, कुछ प्रस्ताव पास भी होंगे। लेकिन महत्वपूर्ण यह है, मंथन जो हो रहा है वो 2 बातों पर खुल के मंथन हो रहा है। क्या इस देश में जाति समीकरण की राजनीति टूट सकती है अगर आर्थिक पक्ष को हिंदुत्व के साथ जोड़ दिया जाए, और इसको जोड़ा जाए तो कौन से तरीके होंगे, इस पे एक लंबी चर्चा प्रवीण तोगड़िया के साथ सरसंघ चालक ने की है, इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। और यहां पर यह भी समझना होगा कि उनको क्यों बुलाया गया। सिर्फ इसलिए बुलाया गया कि उनका प्रस्ताव जिस रूप में देश के अलग अलग हिस्सों में हिंदूवादी लोगों के बीच है, जी नहीं, वो पटेल हैं, पुश्तैनी तौर पर किसान हैं, गुजरात के भीतर लगातार काम कर रहे हैं। गुजरात एक राजनीतिक प्रयोगशाला और उसके बाद माना गया कि उत्तर प्रदेश एक राजनीतिक प्रयोगशाला के तौर पर है। और अब उत्तर प्रदेश के मथुरा में आकर चिंतन मनन सरसंचालक कर रहे हैं। उनकी सुरक्षा का दायरा ऐसा है कि हर जानकारी दिल्ली को रहती है। प्रवीण तोगड़िया की सुरक्षा का दायरा भी ऐसी है कि उनकी हर जानकारी दिल्ली को होती है। लेकिन इन दोनों के आपस में मिलने की परिस्थितियां और इस दौर में हिंदूवादी चेहरे के जरिए योगी आदित्यनाथ की तरफ देखना, जो दिल्ली भी अपने तौर पर कह रही है, वो ठीक रहेंगे। यह अलग मसला है कि मंत्रालय और इसके बीच में कई नाम इस दौर में दिए गए, लेकिन एक नाम देवेंद्र फडणवीस का उभरता है और दूसरा नाम उस तौर पे देखिएगा तो शिवराज सिंह चौहान का उभरता है। इससे हटकर कोई 5वां नाम इस रूप में उभरेगा नहीं जिसको लेकर संघ सोचे भी या उस दौर में गंभीर भी हो जाए। कोई चेहरा बाद में निकल आए, महाराष्ट्र में बीजेपी चुनाव जीत जाए, झारखंड में बीजेपी चुनाव जीत जाए, तो फिर एक बार दिल्ली की चल पड़ेगी। लेकिन यहीं पर मैसेज मथुरा आकर अगर मोहन भागवत ये देते हैं कि प्रयास तो हमें करना होगा, मैसेज किस रूप में दिया जाता है ये जरूर सुनना चाहिए। क्योंकि हिंदू समाज को एक आदत है, वो ठेका दे देता है, भगवान बचाओ। अरे भगवान उनको बचाता है जो खुद कुछ करते हैं। वो पांडव जब अपने शस्त्र निकालकर रथ में बैठे युद्ध के लिए, तब भगवान ने उनका सारथ्य किया। भगवान का तो सामर्थ्य था, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। भ्रुकुटी टेढ़ी कर देते तो सब दुष्ट लोग मर जाते, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया। क्यों? भगवान ऐसे कभी करता नहीं। काम तो उसकी दुनिया में जिन्होंने जन्म लिया है उन्हीं को करना पड़ता है। सत्य संकल्प के पीछे भगवान साहेबूत होकर खड़े हो जाते हैं, छोटी छोटी परीक्षाएं लेके रहते हैं। असल में 4-5 मुद्दे ऐसे हैं जो इस दौर में संघ को परेशान कर रहे हैं या उन्हें लगने लगा है कि इन बातों पर चर्चा करके अब रास्ता निकालने का वक्त आ गया है। इसमें विलंब नहीं होना चाहिए और शायद इसीलिए अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल जो 25-26 को मथुरा में होना है, उससे पहले जो पूरी की पूरी कवायद हो रही है अलग अलग संघ से जुड़े लोगों के साथ बैठकर, उसमें जो सवाल है उसमें बड़ा सवाल ऑनरशिप का है। ऑनरशिप का मतलब यह है कि लोगों का भरोसा संघ के साथ कैसे जुड़ा रहे, क्योंकि समाज अगर महसूस ही ना करे कि सिर्फ एक हिंदुत्व के आश्रय आरएसएस काम कर रहा है और बस उसी के साथ जुटे रह जाना है, तो यह बात अब नहीं चलेगी। यह मैसेज बहुत साफ है, इसीलिए यह गजब का परिवर्तन है। दूसरा यह है कि संघ की जो साख थी उसमें एक जानकारी संघ के व्यक्ति ने हमें दी जो वाकई आश्चर्यजनक है। तकरीबन 2007-8 में संघ से जुड़े बड़े स्वयंसेवक आप कह सकते हैं दशरथ पटेल जी, वो अमेरिका गए और अमेरिका में जो साख संघ की हिंदूवादी स्वयंसेवक संघ के तौर पर जो वहां पहचान है उसके जरिए थी, इस दौर में वो साख क्यों खत्म हो गई अमेरिका जैसी जगह में,
यह उनकी एक निराशा इस दौर में है कि आपको नए तरीके से अब चीजों को एक्सप्लोर करना होगा। तो एक्सप्लोर करने का मसला यह है कि आपके राम मंदिर बनाने से काम नहीं चलेगा और प्रधानमंत्री वहां जब बैठकर पूजा पाठ कर लें, इससे भी काम नहीं चलेगा। समाज को आप क्यों नहीं जोड़ पा रहे हैं? दूसरी स्थिति थी कि इस दौर में क्या वाकई आर्थिक परिस्थितियों से पल्ला संघ ने झाड़ा नहीं, बल्कि संघ ने कभी सोचा ही नहीं। और जब 10 बरस की सत्ता है और उसके बाद जो गवर्नेंस के तरीके हैं उसमें लोगों की इकोनॉमिक एस्पिरेशंस इस रूप में जाग गई कि भारत विकसित हो रहा है। दुनिया में भारत की इकोनॉमी तीसरे नंबर पर आ रही है, लेकिन लोगों की गरीबी और मुफलिसी तो जस की तस खड़ी है। और एक आम स्वयंसेवक जो लोगों के बीच जाता है वो किन बातों का जिक्र करे और कैसे जिक्र करे कि आप हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि उनको बांटने के रास्ते जातीय समीकरणों के जरिए बाखूबी चल रहे हैं और उसका खुला जिक्र सरसंघ चालक ने दशहरा के दिन जरूर किया था। उस मैसेज के पीछे यह नहीं है कि हिंदू समाज बट रहा है, उस मैसेज के पीछे का दर्द यह है कि इस देश के भीतर में जाति की परिस्थितियों को आप नकार नहीं सकते हैं, लेकिन अगर उसको समेटा नहीं गया तो यह पूरा का पूरा जो इतने लंबे दौर की मेहनत थी वो धराशायी हो जाएगी और हाथ में कुछ नहीं बचेगा। उसको हालांकि अलग तरीके से सरसंघ चालक ने रखा, उनके भी 2 लाइनें सुननी चाहिए। इतना बड़ा समाज है, उसकी कई विविधताएं हैं। उन विविधताओं को अलगाव में परिवर्तित करना नहीं है। वहां कोई जबरदस्ती विविधता आरोपित करके हम विविध है इसलिए हम अलग है, हम विविध है इसलिए हम एक नहीं है, हमारे स्वार्थ अलग है, ऐसा नैरेशन देना। इतना बड़ा समाज है, छोटी मोटी समस्याएं सबकी रहती है, बड़ी समस्याएं भी रहती है। समाज की स्थिति में सब कुछ ठीक ही रहता है ऐसा नहीं, सुधारने का भी बहुत कुछ होता है, तो कई अन्याय चलते रहने वाले रहते हैं। इन सबको लेकर एक असंतोष उत्पन्न करना, संघर्ष उत्पन्न करना, टकराव की स्थिति उत्पन्न करना, लोगों को उग्र बनाना, व्यवस्था, कानून, सत्ता, प्रशासन, इन सब के प्रति अश्रद्धा, अनादर का व्यवहार सिखाना। हालांकि संघ की इस धारा को सुनकर कोई भी कह सकता है कि संघ अभी भी भारत के उस मिजाज को नहीं समझ पाया है जो राजनीतिक तौर पर कब कैसे किस रूप में बदल जाए और राजनीतिक सत्ता को पलट डाले। दरअसल यहीं पर वो नब्ज है जहां पर संघ सामाजिक और सांस्कृतिक नहीं बल्कि एक राजनीतिक संगठन है। उसे यह समझ में आ गया है कि बीजेपी के संगठन को पहले मथना होगा और यह मथने से पहले एक ऐसे अध्यक्ष को लाना होगा जो दिल्ली से आंख मिलाकर बातचीत करे और संगठन को इस रूप में बदलने की दिशा में ले जाए जहां उसके आते ही संघ के भीतर यानी संगठन के भीतर बीजेपी के एक हरकत शुरू हो जाए जो इस दौर में बिल्कुल सतह पर चिपकी हुई है। तो इसीलिए वो 2 नाम निकल कर आए, योगी आदित्यनाथ और प्रवीण तोगड़िया का नाम। उसमें हमने उसमें संजय जोशी का जिक्र भी किया। वो संगठन को संभालें, मथें, चीजों को आगे बढ़ाएं। इसमें जिक्र सत्ता की तरफ से देवेंद्र फडणवीस का भी है। गवर्नेंस जानते हैं, बीजेपी के तमाम लोग जानते हैं कि वो दिल्ली के करीब के हैं, तो चीजों को संभालेंगे। चूंकि महाराष्ट्र से आते हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं, ये सारी बातें अपने तौर पर है, लेकिन चेहरा चाहिए बीजेपी के अध्यक्ष का, यानी अध्यक्ष नहीं, एक हिंदूवादी चेहरा चाहिए जिसके आते ही वो धारा सक्रिय हो जाए कि बीजेपी एक हिंदूवादी पॉलिटिकल पार्टी है। और उसके साथ संघ ये काम राजनीतिक तौर पर भविष्य में मथने के लिए करे, जहां अध्यक्ष, संगठन और उसके बाद सरकार, यानी इन तीनों की कैटेगरी अगले 2-3 साल में तय होनी है। और 2-3 साल के भीतर इन चीजों को कैसे मतना, ये 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव तक एक तस्वीर सामने आ जानी चाहिए कि अब उस रास्ते ही आरएसएस को चलना है, उसी रास्ते बीजेपी का संगठन चलेगा, उसी रास्ते बीजेपी के अध्यक्ष राजनीति को साधने निकलेंगे। क्योंकि सामने जो चुनौतियां हैं वो चुनौतियां पहली बार किसी रीजनल फोर्सेस के जरिए नहीं है, बल्कि रीजनल फोर्सेस के जो मुद्दे थे, जो छत्रपों के मुद्दे थे,
जो अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने जाति समीकरण के हिसाब से वहां के एस्पिरेशंस, वहां की जरूरतों को साधते थे, उसको अब कांग्रेस ने अपने साथ जोड़ लिया है। तो चुनौती कांग्रेस के साथ है, जिसकी अपनी राजनीतिक विचारधारा इस देश में आजादी के आंदोलन के वक्त से चली आ रही है। यानी कोई व्यक्ति मायने नहीं रखता है, एक विचारधारा मायने रखती है। और अब विचारधाराओं के टकराव का दौर इस देश में राजनीतिक तौर पर शुरू होने वाला है। और इसीलिए यह सवाल बार बार उठ रहा है कि क्षत्रप या उनकी उम्र कितनी लंबी होगी, यह अलग मसला है। हर क्षत्रप की पहचान अगर कीजिएगा तो कई क्षत्रप तो इससे पहले आजादी के आंदोलन के वक्त से निकले, वो समाजवादी हो, सोशलिस्ट हो, वो कम्युनिस्ट हो, और उसके बाद कई पॉलिटिकल पार्टीज, उसमें आप कह सकते हैं अकालियों की मौजूदगी हो, उसमें आप कह सकते हैं मंडल कमीशन के बाद राजनीतिक तौर पर जो छत्रप निकल कर आए, या बाला साहब ठाकरे जिन्होंने मुंबई के आंदोलन के बाद से जो मराठी मानुष का सवाल पैदा किया, उसके जरिए जिस आंदोलन को खड़ा किया और पॉलिटिकल पार्टी में खुद को तब्दील कर गए। ये सारी परिस्थितियां बतलाती हैं कि अब नई राजनीति में आपके सामने एक विचारधारा की लड़ाई है, और उस विचारधारा की लड़ाई में संघ राजनीतिक तौर पर चेहरे के साथ, विचारधारा के साथ, संगठन के साथ और सरकार के फेरबदल के साथ नई परिस्थितियों को पैदा करना चाहता है। इसीलिए दशहरा के अगले दिन प्रवीण तोगड़िया से भी मुलाकात होती है, और मथुरा में 10 दिन का प्रवास भी उसी चिंतन मनन का एक बड़ा हिस्सा है। क्योंकि गुजरात एक प्रयोगशाला और उत्तर प्रदेश दूसरी प्रयोगशाला, जिसको गंवाना नहीं है। इस रास्ते अब संघ राजनीति को साधना चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।